गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो आने वाले बीपीएससी में, जो बीपीएससी का 70 पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज दशहरा है और हम चाहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है और आने वाला दिन आपका शुभ हो, इसलिए ये बीपीएससी 70 पीटी का स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और चलते हैं। आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका तैयारी किया जाए। अभी भी आप लोग पास 5 या 6 महीना तो पक्का होगा, तो 5 या 6 महीना बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए, एटलीस्ट पीटी के लिए। लेकिन लास्ट का जब 2 महीना 1 महीना रह जाता है ना, तो फिर स्टूडेंट क्या होता है कि हड़बड़ाने लगता है और फिर क्या पढ़े क्या छोड़े उसमें उलझ के रह जाता है। तो अभी बहुत प्रॉपर टाइम है, एकदम सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना है और निश्चित रूप से 70 में आपको सफलता मिलेगा, इसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि सबसे अधिक नंबर किस में आता है जीएस में, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिस्ट्री बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट भी है और नंबर भी देखा जाए तो नंबर बहुत अधिक हिस्ट्री देता है ना। तो नहीं भी तो कम से कम कितना 30 या 35 नंबर का तो रहता ही रहता है। तो हिस्ट्री से अगर रखते हैं हम लोग, अगर हम हिस्ट्री का रखते हैं तो ये कितना 30 या 35 नंबर के बीच में ये हमें दे के आता है। यानी इसका तैयारी हमें क्या करना है, जोर शोर से करना, बहुत बढ़िया तरीका से करना है, कॉन्सेप्चुअली करना है ना। अब फैक्ट भी याद रखना है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। लेकिन अब 69 में आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न देख चुके होंगे। अब ये कहना कि केवल बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उतना क्यों पढ़ेंगे, उतना तो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, उस लेवल का यूपीएससी का क्यों पढ़ेंगे, अब वो मिथ खत्म हो चुका है। अब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी के कैंडिडेट भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन के लेवल भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा उसी तरीका से। तो चलिए हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है। जैसे क्या होता है, एक तो होता है आपका प्राचीन भारत, एक प्राचीन भारत होता है, एक क्या होता है मध्यकालीन भारत हुआ, और एक क्या हुआ आधुनिक भारत, यही होता है ना, आधुनिक भारत। तो अगर इसमें भी स्ट्रेटेजी वाइज देखा जाए तो सबसे अधिक नंबर कौन देता है, सबसे अधिक नंबर देता है आधुनिक भारत, है ना। इससे हमको देखना है। उसके बाद किसे देखना है, प्राचीन भारत को, और उसके बाद किसे देखना है, मध्यकालीन भारत को। दोस्तों, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना कि ज्ञानवर्धन के लिए। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी को समझते हुए, मार्क्स के पैटर्न को समझते हुए पढ़ाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक को, फिर प्राचीन को, फिर मध्यकालीन को देंगे। यानी नंबर 1 पे ये रहेगा, नंबर 2 पर ये रहेगा और नंबर 3 पर ये रहेगा, है ना। पढ़ने के लिए तो सारा ही पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक नंबर ये देता है। तो चलिए हम लोग प्राचीन भारत का बात करते हैं। प्राचीन भारत का देखिए, जो लूसेंट बुक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फैक्ट के लिए। तो लूसेंट एकदम समझिए सबसे अच्छा बुक है। वो एनसीईआरटी का पैटर्न पर आधारित है। अब पहला ही पन्ना एनसीईआरटी ये लूसेंट का पलट कर देखिएगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित। यानी कि अगर फैक्ट पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लूसेंट में सारा फैक्ट है। कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसको फैक्ट करने के लिए, फैक्ट पढ़ने के लिए एनसीईआरटी कभी भी मत पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी का बुक लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। भाई साहब, फैक्ट ऑलरेडी लूसेंट में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी का अंडरलाइन करके कोई मैटर, उसका कुछ मतलब है नहीं। बातों को समझने के लिए एनसीईआरटी होता है ना। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए बताते हैं। प्राचीन भारत में एक तो लूसेंट आपको पढ़े लेना है। लूसेंट का हम क्या किए हैं कि लूसेंट का हम वीडियो एक बनाए हैं, है ना। लूसेंट का एक सीरीज ही चल रहा है। लूसेंट का जितना भी फैक्ट है ना, जो पॉइंट बना के, एरो मार्क बना के जो पॉइंट बना के देता है, उसको हम कंप्लीट एनालिसिस कर देते हैं। उस पॉइंट को एनालिसिस कर देते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है आपको। अगर वो आप समझ लीजिएगा तो लूसेंट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। लूसेंट का आप बुक पढ़ लो, वीडियो देख लेना, और अगर इसके साथ अगर आपको एनसीईआरटी लगाना है तो एनसीईआरटी लगा लो। जैसे कि दिखा दे रहे आपको, एनसीईआरटी का बुक दिखाओ और इसको लूसेंट का दिखाओ। देखिए
ये लूसेंट है, इससे आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है। क्लियर? कौन? प्राचीन भारत का। दूसरा प्राचीन भारत का आपका ये आपका देख रहे हो एनसीईआरटी, पुराना वाला एनसीईआरटी है, पुराना वाला एनसीईआरटी पढ़ लेना, काफ़ी है इतना प्राचीन भारत के लिए, है ना। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे आपका फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरा वीडियो देख लोगे तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट एनसीईआरटी से, ये आपका लूसेंट से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो काम कर लेना है, एक एनसीईआरटी का बुक और एक लूसेंट का बुक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा मध्यकालीन अभी रहने देते हैं, अभी पहले आधुनिक पे चलते हैं हम लोग। आधुनिक में क्या करना है आपको, ये लूसेंट तो देखना है, लूसेंट तो देखना है, वीडियो देखना है, जो वीडियो बनाए हैं, इच्छा है तो वीडियो देख सकते हैं, है लूसेंट का वीडियो देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आधुनिक भारत में आप स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है राजीव अहिर सर का, उस बुक में आप क्या कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर, पाठ के पीछे जो चैप्टर के पीछे का सारांश दिया हुआ है, उस सारांश को ही आप पढ़ जाइए, जैसे दिखाते हैं आपको। देखिए ये स्पेक्ट्रम बुक है, ठीक है ना। आप जिस चैप्टर को पढ़िएगा उस चैप्टर के पीछे अंत में जाके सारांश दिया हुआ, इस टाइप का कुछ सारांश दिया हुआ है ना, इस टाइप का कुछ सारांश दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का कुछ सारांश दिया हुआ है। इस सारांश को क्या करना है कि आप फोटोकॉपी करा के इकट्ठा कर लीजिएगा, सब सब्जेक्ट का, ये सब टॉपिक का आप फोटोकॉपी करा के इकट्ठा कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लूसेंट खत्म कीजिएगा, एनसीईआरटी खत्म कीजिएगा, आप उस सारांश को एक बार पढ़ लीजिएगा। सारांश में बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है जो बहुत उपयोगी है, तो वो सारांश देख लेना है स्पेक्ट्रम से। यानी लूसेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम का जो राजीव अहिर सर का है ना, ये बुक आपको देख लेना, बहुत फायदा करेगा ये आपको बुक। हम आपको बार बार कर रहे हैं कि अब आपको सोचने का तरीका में परिवर्तन करने का जरूरत है। पहले वाला पैटर्न बदल चुका है, यूपीएससी पैटर्न पर धीरे धीरे मूव कर रहा है एग्जाम, और समझिए कि 400 या 500 सीट रहता है ऑलमोस्ट। आपको लगता नहीं है कि 1000 या 1500 तो यूपीएससी वाला स्टूडेंट आता है जो प्रॉपर यूपीएससी का तैयारी करता होगा, तो 1500 तो पहले ही दावा कर देगा। बात को समझ रहे हैं, कितना गंभीर बात बोल रहे हैं हम। तो 3 लाख 4 लाख फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, ले तो जाएगा 500 ही लड़का ना फाइनल। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तैयारी का अब लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइट यूपीएससी के स्टूडेंट से होने वाला है। तो इस तरह से आप आधुनिक भारत में आपको लूसेंट देख लेना फैक्ट के लिए। वीडियो में आपको लूसेंट का आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अच्छा से डिस्क्राइब कर दिए हैं। और आपका स्पेक्ट्रम बुक राजीव अहिर सर का देख लेना, और उसका क्या देखना है, सारांश देखना है। सही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्यकालीन में आते हैं। मध्यकालीन में आपको वही लूसेंट देख लीजिएगा, लूसेंट नहीं छोड़ना है। बहुत लोग बोलते हैं लूसेंट का जमाना चला गया, लूसेंट का जमाना कभी भी नहीं जाएगा, उसका फैक्ट के लिए सबसे अच्छा बुक है अभी भी, और क्वेश्चन फैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन लेवल ऊंचा करना पड़ेगा आपको। तो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी देख लीजिए, इसमें कुछ टॉपिक देखना है तो सिलेक्टेड टॉपिक देख लेना है, जैसे मुगल और सल्तनत तो पक्का देख लेना, मुगल और सल्तनत काल। अगर आपके पास कम टाइम है और इसे कम नंबर भी देता है तो आपको मुगल काल का और सल्तनत काल का दो भी पढ़ लीजिएगा, तो इसका आपका बात बन जाएगा। फोकस आपको करना है आधुनिक पर और प्राचीन भारत पर आपको करना है, ठीक है। आप आधुनिक को भी दो पार्ट में बांट के पढ़ना, जैसे कि एक तो शुरुआत से यानी कि यूरोपियों का आगमन से, है ना, 1905 तक, यानी यूरोपियन का आगमन से, यूरोपियन आगमन से लेकर 1905, और दूसरा पार्ट चलेगा कहाँ, 1905 से 1947 तक, है ना। दो पार्ट में बांट के पढ़ना है। इसमें भी आप अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो सेकंड पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना। तो पढ़ने का यही तरीका आता है, स्मार्ट स्टडी यही होता है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, है ना। कोई लोग सेम मेहनत करता है, सेम घंटा पढ़ता है, सही लगभग सब बराबर रहता है, लेकिन किसी का नंबर ज़्यादा होता है, किसी का नंबर कम होता है। रीजन नहीं होता है कि वो
समझ के पढ़ता कि हमको नंबर कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आधुनिक को भी बांटेंगे तो दो भागों में बांटेंगे, यूरोपियों का आगमन से लेकर 1905 तक और 1905 से लेकर 1947 तक। तो 1905 से 1947 से ज़्यादा नंबर देता है ना। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस करके पढ़ेंगे। ये हो गया आपका हिस्ट्री का, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है, करंट अफेयर। सबसे अधिक नंबर देने वाला कौन है? करंट अफेयर। पहले तो हिस्ट्री था, अब क्या है? करंट अफेयर। है ना। करंट अफेयर्स के लिए इस बार तो आप 69 देख चुके होंगे, 68 भी देख चुके होंगे। करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को पास कराने या फेल कराने में, और करंट अफेयर का भी लेवल कैसा हो चुका है। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ना। प्रतियोगिता दर्पण बहुत सारा बुक आता है, स्पीडी आता है और भी बहुत सारा बुक आता है, वो सब ठीक है, अपना जगह पर सब सही है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ना। इसका कारण ये है कि इसमें आपको एनालिसिस करने का शक्ति मिल जाएगा। कि जैसे एक होता है कि जस्ट फैक्चुअल रटे हुए क्वेश्चन की, बस फैक्ट रटे हुए, और फैक्ट को हल्का सा भी मूव कर दिया तो फिर सोचने समझने का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण होता है कि फैक्ट के साथ साथ क्या होता है कि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग आपको मिल जाता है। डिटेलिंग मिलने से क्या होता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मूव भी करता है दायां बायां, तो आप क्या करते हैं कि आपको डिटेल में पता रहता है, जिससे क्या होता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। एनालिसिस करके सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन वैसा ही हो गया, सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं क्वेश्चन रह गया है। इसलिए प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़िएगा। इसके लिए तो आप जानते ही होंगे कि इसके लिए वीडियो आता है, 2 वीडियो आता है प्रतियोगिता दर्पण का। एक आता है क्या? विश्लेषण, यानी डिटेल में बनाते हैं उसको, हर महीना का विश्लेषण कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, डिटेल बनाते हैं। दूसरा क्या होता है? एमसीक्यू आता है, यानी क्या है कि जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और जो आर्थिक घटनाक्रम, जितना भी घटनाक्रम है उसको तो डिटेल में क्लियर कर देते हैं, हर पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम बना कर दे देते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सब एमसीक्यू, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो तो आपको जरूर देख लेना प्रतियोगिता दर्पण के लिए, है ना। दूसरा क्या करना? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए आप 2 न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो द हिंदू पढ़ लीजिए, द हिंदू, द हिंदू, है ना। और अगर आप हिंदी फॉलो करते हैं, हिंदी, तो आपके लिए जनसत्ता। ये 2 न्यूज़पेपर बड़ा ही जबरदस्त है स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये दोनों के लिए आप जो पीसीएस एकेडमी पटना है उसका एक स्टडी ग्रुप चल रहा है ना। उस स्टडी ग्रुप में पर डे ये आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है, और आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगल बगल आसपास का जो पेपर का दुकान वहाँ से भी पेपर ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं ले सकते, दूर दराज गाँव में बैठ के देख रहे हैं, वहाँ पर द हिंदू नहीं पहुँच पाता। ये दोनों जो पेपर है बड़ा मुश्किल से मिलता है ना, सब जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके लिए आप वो ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको आराम से द हिंदू और जनसत्ता मिल जाएगा। ये फॉलो कीजिए, ये प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आने लगेगा, पानी की जैसा एक लाइन समझ में आने लगेगा, है ना। तो ये आपका काम आराम से हो जाएगा, करंट अफेयर का काम, ठीक है। इससे कम से कम नहीं भी तो कितना नंबर का मिल जाता भाई? तो इसके लिए मिल जाता कम से कम 28 से 30 नंबर मिल जाता आपका। 28 से 30 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा, है ना। तो आपको प्रतियोगिता दर्पण देखना है और द हिंदू या फिर जनसत्ता देखना है। इसका वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लेकिन बुक जरूर पढ़िएगा, इससे क्या होगा कि आपका एनालिसिस पावर बढ़ेगा, है ना। बुक जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत क्वेश्चन रहता है,
अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। यानी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप करेंट अफेयर के साथ साथ बिहार को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। बिहार स्पेशल बीपीएससी में अच्छा सा क्वेश्चन देता है बिहार से। तो इसके लिए क्या करना है, बिहार के लिए इससे भी तो नहीं भी तो कम से कम कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो कम से कम 25 से 30 नंबर के बीच में ही वेरी करता है। 25 से 30 नंबर मतलब समझ लीजिए कि कितना बड़ा बड़ा नंबर देने वाला ये सब्जेक्ट है ना। तो शुरुआत वही काम की है कि जो अधिक नंबर देने वाला है पहले उसका हम लोग करते चलते हैं और उसके क्रमानुसार हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि बिहार के लिए आपको क्या करना है कि एक विवास पनोरमा का बुक आता है, विवास पनोरमा। ये बुक दिख रहा है, ये विवास पनोरमा, आई होप दिख रहा होगा आपको, है ना। विवास पनोरमा का बुक है, ये विवास पनोरमा का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये विवास पनोरमा, या फिर आप इम्तियाज अहमद सर का बुक देख सकते हैं। इम्तियाज अहमद सर का बुक देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का बुक होता है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ये बुक फॉलो करने से ये होता है ना क्या कि इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्या उसको बोलते हैं, डिटेल दिया हुआ है। डिटेल में पढ़ लेने से क्या होता है ना कि आप फैक्ट को पकड़ लेते हैं, फैक्ट याद रह जाता है। ये देख सकते हैं, या फिर आपके पास कम समय सिर्फ ऑब्जेक्टिव अगर लगाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। तो ये दोनों बुक में से कोई एक बुक आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों बुक में से एक बुक चुन लीजिए, आपका काम बहुत अच्छा से हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा क्या, विवास पनोरमा या फिर इम्तियाज अहमद सर का बुक देख लेना है, ठीक है। इससे आपका ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी में हम लोग को क्या करना है, देखिए पॉलिटी ठीक है। इससे भी तो नहीं, कम से कम हम लोग के पास रहता है 8 से 10 नंबर तो रहता ही रहता है। 8 से 10 नंबर के आसपास वेरी करता है, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था की बात हो रही है, पॉलिटी की बात हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो लूसेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये तो सब्जी में आलू वाला काम करता है ना, कि कुछ भी बनाओ, बैंगन बनाओ, गोभी बनाओ, सीम बनाओ, आलू डालना है, बस लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है फैक्ट के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए लक्ष्मीकांत का बुक आता है, लक्ष्मीकांत का बुक आता है ना। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक उसका देख लेना है, क्या, लक्ष्मीकांत। जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है ना, फिर आपका संसद है, न्यायपालिका है। इन सब टॉपिक को लूसेंट के साथ साथ लक्ष्मीकांत का भी देख लेना है। बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे फिर से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा, लेकिन फैक्ट भी रहेगा। इसीलिए लूसेंट को हम बार बार जोड़ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्ट के लिए हम अदर बुक को भी रेफरेंस में डाल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को, राज्य व्यवस्था के लिए लूसेंट पढ़ लेना है, प्लस लक्ष्मीकांत सर का बुक पढ़ लेना है, सर का बुक पढ़ लेना है ना, लक्ष्मीकांत सर का बुक पढ़ लेना है। तो लूसेंट तो जनरली सारा स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ना है, मतलब जो एडिशनल बोल रहे हैं ना वो कम से कम ऐड करते चलना है और अभी से ही करते चलना है ना। क्योंकि लास्ट का जब 1 महीना बच जाता है ना, तो फिर आदमी चाह के भी ना नहीं कुछ कर पाता, लगता है कितना कम समय में ऐसा कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो और उसके कारण और भी नहीं पढ़ पाता वो, डिप्रेशन के कारण। इसलिए अभी इतना अच्छा खासा समय मिला हुआ है, उसको इत्मीनान से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है और कोशिश करना कि पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी साथ साथ हो जाए, पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी हो जाए, है ना। क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं पढ़िएगा तो पीटी तो होना मुश्किल है। अब पीटी होना मुश्किल है, लेकिन पीटी अगर गिरते पढ़ते हो भी जाए तो मेंस होना मुश्किल है, ठीक है ना। तो बातों को समझना है, इससे 8 से 10 नंबर मिल जाएगा। लूसेंट प्लस लक्ष्मीकांत सर का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए भूगोल, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हम लोग आ जाते हैं। ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी में वही आपको लुसेंट तो रहेगा ही बुक में, सब्जेक्ट में ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल ये भी 8 से 10 नंबर रहता है। इसमें आपको भूगोल में देखिएगा कि एक भारत का भूगोल है, एक विश्व का रहता है ना, दोनों से रहता है क्वेश्चन। लेकिन इस पर ज्यादा जोर डालना है, इस पर ज्यादा जोर डालना है। रहता दोनों से क्वेश्चन, लेकिन इस पर ज्यादा जोर डालना है। तो इसके लिए हम लोग तो लुसेंट अपना देख लेंगे, लुसेंट देख लेना है। इसके लिए क्या करना है, इसमें कम से कम लुसेंट प्लस एनसीईआरटी देख लेना है। एनसीईआरटी देख लेना है ना। अब विश्व का भूगोल में क्या करना है, विश्व का भूगोल में कम से कम भौतिक भूगोल तो पक्का देखना है। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी देख लेना है। लुसेंट में तो है ही है, लुसेंट में ऑलरेडी भौतिक भूगोल है, वो तो देख ही लेना है। लेकिन यानी कि लुसेंट तो देखना ही देखना है, लुसेंट तो देखना ही देखना है। इसमें देखना क्या है, आपको एनसीईआरटी देख लेना है। एनसीईआरटी को बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी का देख लीजिए बुक। ये भौतिक भूगोल देख रहे होंगे, भौतिक भूगोल, ये एनसीईआरटी का देख लेना है। अगर एनसीईआरटी का है तो बढ़िया बात है, नहीं तो इनका रास बिहारी सर, रास बिहारी सर जिनका भूगोल का नोट्स आता है उसमें भौतिक भूगोल का ले लीजिएगा आप लोग, रास बिहारी सर का, सर है ना, इनका भौतिक भूगोल का पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझा है। ठीक है, तो आपको या तो एनसीईआरटी पढ़ लेना है या तो रास बिहारी सर का नोट्स पढ़ लेना है भौतिक भूगोल का। अगर नहीं मिले तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, या फिर हम ग्रुप में डाल देंगे भौतिक भूगोल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी या फिर भौतिक भूगोल। और अगर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जीसी लियोंग का बहुत अच्छा बुक रहता है, नो डाउट जीसी लियोंग का बुक बहुत ही बढ़िया रहता है, उसको हम फॉलो किए हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है जीसी लियोंग का। तो आप जीसी लियोंग को फॉलो कर सकते हैं, यानी लुसेंट के साथ साथ। ये लुसेंट के साथ साथ आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो एनसीईआरटी देख लीजिए, या तो इसको देख लीजिए या तो आप इसको देख लीजिए, दोनों में से एक को देखना है, लुसेंट के साथ दोनों में से एक को देखना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप एनसीईआरटी देख लीजिए, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर आप जेसी लियोंग का बुक देख लीजिए, जेसी लियोंग का बुक देख लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है और समय भी है, इसलिए बड़ा ही इत्मीनान से और मजा लेके पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, मजा लेके पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा नंबर तो आएगा ही आएगा, मेंस का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। तो ये दोनों है, हो गया आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, समझ गया बातों को। ठीक है, नंबर बता दिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। देखिए शॉर्टकट अब मारने का समय निकल चुका है कि शॉर्टकट मारेंगे और बात बन जाएगा। जनरली देखिए कि अब जो नंबर पहले आता था सबका नंबर 60-65 पे जाकर लटक जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि वो अपना पढ़ने का तैयारी परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि जैसा पढ़ रहे थे ना वैसे ही पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे या फिर कर लेंगे, टेकल हो जाएगा, नहीं होगा। अधिक से अधिक आप 5 नंबर बढ़ा लीजिएगा, 60 नंबर आ गया तो 65 आ जाएगा, 65 आ गया तो 70 आ जाएगा, 70 आ गया तो 75 हो जाएगा, लेकिन 90 तक तो आप नहीं जा पाइएगा, 90 पार तो नहीं कर पाइएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन चला गया है ना। तो क्वेश्चन में जो परिवर्तन हुआ है तो आपको पढ़ाई में भी वो परिवर्तन दिखना चाहिए, है ना। बस यही परिवर्तन दिखाने के लिए, इस परिवर्तन को लाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए आगे भूगोल का चर्चा कर चुके हैं हम लोग, विज्ञान का चर्चा कर लेते हैं, ये भी बहुत अधिक नंबर देने वाला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, ठीक है ना। यानी कि अब आपको भौतिक हो जाएगा, भौतिक भूगोल, सॉरी भौतिक रसायन, और क्या हो जाएगा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना। इसमें से इससे ज्यादा नंबर आता है,
ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नंबर रहता है ना, लेकिन पढ़ना सभी को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक में आप नंबर भी अगर देखना चाहिए तो आप आ जाएगा 28 से 30 नंबर के बीच में रहता ही है, 28 से 30 नंबर के बीच में देखे जाता है ना। तो इसके लिए आप तो लूसेंट को पढ़ लेना। लूसेंट कौन सा लूसेंट? साइंस का एक लूसेंट आता है, विज्ञान का एक अलग से लूसेंट आता है, विज्ञान वाला लूसेंट, विज्ञान वाला लूसेंट है ना। विज्ञान वाला लूसेंट पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि समय आपके पास है, अभी 6 महीना टाइम है, इसलिए इसके लिए विज्ञान वाला लूसेंट पढ़ना है। और अगर विज्ञान वाला लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो नॉर्मल जो जीएस वाला लूसेंट है वो पढ़ लो, जीएस वाला लूसेंट। जीएस वाला मतलब कहने का मतलब ये वाला लूसेंट, ये वाला लूसेंट ये पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी का फॉलो कर लीजिए, 9th और 10th का, 9th और 10th का एनसीईआरटी लूसेंट प्लस एनसीईआरटी, ये आपको देख लेना है। अगर आप नॉर्मल लूसेंट पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी देखना है 9th और 10th का, है ना। अगर आप विज्ञान वाला लूसेंट पढ़ते हैं तो आप केवल वही पढ़िए, वही सफिशिएंट है। ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इसलिए विज्ञान के लिए केवल आप लूसेंट पढ़िए। विज्ञान स्पेशल यानी साइंस स्पेशल का लूसेंट पढ़ लीजिए, काफ़ी है, उसके लिए कुछ अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल जीएस वाला लूसेंट पढ़ते तो उसके लिए आप एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, काम करेगा, ठीक है। 28 से 30 नंबर मिलता है, हम लोग इसका डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के बाद है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। चलिए अर्थव्यवस्था का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका हम लोग पढ़ाई कैसे करें। इस बार 69 में अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छा से क्वेश्चन दिया है ना, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन दिया है। और लोगों को लगने लगा कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्व है, क्योंकि जब जहाँ पर आप 1 नंबर 2 नंबर से छट रहे हैं, जिस लेवल में क्वेश्चन जा चुका है वहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर का क्या वैल्यू होता है। अब अर्थव्यवस्था से आपको नहीं भी तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इसको इग्नोर करना मतलब अपने आप को कंपटीशन से बाहर निकालने वाला बात हो जाएगा। क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं, आपका जो कंपटीटर है, जो सामने वाला है, वो इग्नोर नहीं करेगा, वो हो सकता पढ़ के जाएगा। और 400 सीट ही है ना, तो निश्चित है कि सबसे पहले तो चांस उसी को मिलेगा ना। तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि स्ट्रेटेजी बनाकर सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ लेना है, समय अभी है। अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था में जनरली भारत का ही अर्थव्यवस्था रहता है ना। ये भी आपको 8 से 10 नंबर दे के जा सकता है। इसके लिए क्या करना है, अर्थव्यवस्था जब क्वेश्चन देखिएगा तो वो आपका करंट बेस्ड रहता है, करंट बेस्ड मतलब जो वर्तमान में घटनाक्रम में घट रहा है वही क्वेश्चन रहता है। कुछ आपका फैक्चुअल भी रहता है, लेकिन करंट बेस्ड रहता है। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक का जो सेक्शन होता है ना, आर्थिक घटनाक्रम जैसे दिखाते हैं आपको, आर्थिक घटनाक्रम वो पक्का देख लेना है, उसको अच्छा से देख के जाना है, यहीं से क्वेश्चन रहता है। और इसी से डिटेलिंग पूछता है कि आर्थिक परिदृश्य, यही आर्थिक परिदृश्य है, यही दिख ही रहा होगा आई होप। तो ये आर्थिक परिदृश्य देख लेना है। इससे क्या रहता है कि केवल फैक्ट नहीं रखना उसका कि जीडीपी कितना % हो गया है, रेपो रेट कितना % हो गया, ये नहीं। जीडीपी होता है तो जीडीपी होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर प्रभावित करता है। रेपो रेट होता तो रेपो रेट होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर प्रभावित करता है। इसके लिए हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, हर महीना का वीडियो बनाते जा रहे हैं, उसका एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, है ना, फैक्ट के साथ, MCQ के साथ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। आप इसको आराम से देखिए, प्रतियोगिता दर्पण को आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है अर्थव्यवस्था में। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एक बुक आता है संजीव वर्मा सर का, यह बुक आता है संजीव वर्मा सर का, है ना। मेरा थोड़ा सा 1-2 साल पुराना एडिशन है, अब नया एडिशन आ चुका होगा। संजीव वर्मा सर का बुक देख सकते हैं, है ना। लेकिन आप अगर प्रतियोगिता दर्पण को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को ही डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि फिर आपका क्वेश्चन छूटने का कोई गुंजाइश रहेगा। लेकिन फिर भी नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, पीटी के बाद आपको मेंस भी तो लिखना होगा ना, तो इसके लिए आप सर का बुक फॉलो कर सकते हैं। इनका नाम है संजीव वर्मा, है ना। ये टॉप टीचर सीरीज का बुक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बता चुके हैं क्या, ये पहले तो प्रतियोगिता दर्पण देखना है,
दर्पण। दर्पण में फैक्ट केवल याद नहीं रखना है, क्या करना है, उसका विश्लेषण को समझना है, विश्लेषण को समझना है। दर्पण में सब कुछ नहीं लिख दिया लेकिन समझाया नहीं है सब कुछ, तो उसको हम समझा देते हैं, एक एक लाइन को हम समझा देते हैं। तो वो वीडियो आपको देख लेना, वो वीडियो आपको देख लेना मेरा। और दूसरा क्या करना है, संजीव सर का, वर्मा सर का बुक आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, इसके लिए। और बस, और क्या, ये हो गया अर्थव्यवस्था, है ना। हम लोग देखते हैं अब मैथ्स, एक मैथ्स रहता है। मैथ्स भी क्यों छोड़े, एक एक नंबर पर जहाँ पर डिसाइडिंग हो रहा है वहाँ पर मैथ्स भी क्यों छोड़े। जनरली जो तैयारी करता है बीपीएससी का, होता यूँ है कि जीएस का अच्छा रहता है लेकिन मैथ्स में थोड़ा वो ढीला ढाला रहता है, ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन वही जो लड़का लोग अदर एग्जाम करता है, जीएस भी करता है और मैथ्स भी करता है, तो मैथ्स में 10 मिनट में अगर 8 भी बना दिया तो बहुत आगे निकल जा चुका होता है। तो मैथ्स के लिए आप आर सवाल का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आर सवाल का बुक आता है, आर अग्रवाल का, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसका कुछ सेलेक्टेड टॉपिक तो आप देख ही लीजिएगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क, काम और समय, काम और समय, इससे क्वेश्चन रहता है। लाभ हानि, प्रतिशता, प्रतिशत हो जाएगा, ब्याज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, रेशियो वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुपात अनुपात, समानुपात, पाइप टंकी, ट्रेन वाला यानी समय दूरी, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, कम से कम इतना तो देख लेना। आपको इतना देख लीजिएगा ना तो आपका नहीं भी तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन टेकल हो जाएगा, है ना। जिनका मैथ थोड़ा ढीला डाला, जिनका मैथ बहुत अच्छा है तो खैर कोई बात ही नहीं है, उनका तो खैर नहीं, लेकिन जिनका मैथ थोड़ा बीच बीच में है, वो इतना चैप्टर तो कम से कम 8 सवाल का देख कर जाएंगे तो फायदा करेगा, ठीक है। इससे भी तो नहीं भी तो 10 नंबर तो इस तो फिक्स ही रहता है, तो 10 नंबर से में से अच्छा खासा नंबर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने दशहरा के शुभ अवसर पर बीपीएससी 70 पीटी का कैसा तैयारी करें उसका हमने एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दशहरा आपका मंगलमय हो और आने वाले सफलता के 10 द्वार आपको खोल ले। थैंक यू।